एवरीवन, स्वागत है आप सबका हैंडे क्लास पर। दोस्तों 2 मई 2023 को आपका एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए हम लोग फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। देखिए, जिनका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो अपना एनालिसिस देख सकते हैं। लेकिन अभी जितने भैया बहन एग्जाम नहीं दिए हैं, जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम आपको प्रश्नों का तो राइट आंसर बताएंगे, उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उस मान लीजिए कोई टॉपिक है या कोई पॉइंट है, उससे एक प्रश्न बन गया है, अब उससे दूसरा किस टाइप का प्रश्न बन सकता है, तो सभी चीजों को एकदम विस्तार से डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो 20 से 25 मिनट हो जाए, लेकिन आप भरोसा रखिए कि ये 20 से 25 मिनट आपका बर्बाद नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम आपको बहुत चीजें सिखा देंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमको नहीं वेस्ट करना है। देखिए, आपके एग्जाम में एक पूछा गया था, देखिए पुस्तकें प्रत्येक शिफ्टों में पूछी गई हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसे एक बहुत अच्छी पुस्तक पूछी गई थी कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इसको तो जितने भी अपन वीडियो देख रहे हैं सभी को पता है कि द रेस ऑफ माई लाइफ के जो लेखक हैं ये मिल्खा सिंह हैं। यह इनकी एक, देखिए अब ये है क्या द रेस ऑफ माई लाइफ, तो यह ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? मिल्खा सिंह जी की है। आपसे पूछ सकते हैं कि मिल्खा सिंह कौन है, तो आप ध्यान रखना मिल्खा सिंह एक भारतीय एथलीट है। देखिए, अभी आपके एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में एक डीपली प्रश्न पूछ लिया गया था कि एक एथलीट का ही नाम पूछा था, बट वो बहुत डीपली आउट ऑफ सिलेबस था, इसीलिए हम आपको एक एक तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आप बहुत सारा चीज जो है अपना छोड़ देते हैं पीछे। तो देखिए, ये क्या है, तो ध्यान रखना एक एथलीट है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट को देखते हैं, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट को देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न बना था कि 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई। तो देखिए, जो 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी हुई थी, यह भारत में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा, या फिर भारत में की गई थी, ये स्थान पूछा था। देखिए, यह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में 9वां एशियाई खेल था। देखिए, जो 8वां और 9वां एशियाई खेल है, ये दोनों भारत में हुआ है, और इस दोनों के अलावा आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछा जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं। क्यों ये दोनों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों भारत में हुए हैं। ठीक है, और कोई नहीं पूछा जाएगा। 8वां 9वां आप ध्यान रखना। तो ये 9वां वाला आपसे पूछा गया था। और यह देखिए, यह 1982 में, कब? 1982 ईस्वी में हुआ था। और यहां से आपसे पूछ सकते हैं कि जो 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी हुई थी, या फिर जो 1982 का एशियाई खेल हुआ था, इसमें कितने राष्ट्र ने भाग लिया था। तो आप ध्यान रखेंगे, टोटल 33 राष्ट्रों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, अब आप यहां से एक एक प्रश्नों को समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे एक प्रश्न और पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि सोने की खान कहां पर पाई जाती है। तो देखिए, जो सोने की खान थी उसका एकदम राइट प्रश्न हमको नहीं मिल पाया, फिर भी हम आपको प्रश्नों को समझकर राइट आंसर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आपसे गलती ना होने पाए। तो देखिए, ये चीन में आपका राइट आंसर था। वहां पर शहरों के नाम, सॉरी देश के नाम था, जापान था, चीन था, रूस था, ऐसे एक जर्मनी करके कोई देश था, तो उसमें चीन आपका राइट आंसर था। और ये चीन के अंदर शहर का नाम पूछा जाता तब आपका सिंजी आंसर सही हो जाता। ठीक है, जब आपसे देश पूछा जाए तो चीन, और जब शहर पूछ लेता है तो चीन के अंदर सिंजी आंसर है, वहां पर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, नृत्य पूछा गया है कि करगम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप ध्यान रखना, जो करगम नृत्य है यह तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से। अब देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों और कब लगा सकते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है, तभी हम राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, और जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है, और जब इन पर जो है ये महाभियोग लगता है तब इनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 का संबंध है किससे? राष्ट्रपति के महाभियोग से। देखिए, 61 हो गया, 41 हो गया, 21 हो गया, 12 हो गया, 21 का हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बारे में हम आपसे थोड़ा लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देख कर जाना है, और हम बहुत चीजें आपको आज बताने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया था कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है। तो देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो दिया गया था इनके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, E बराबर mc²। आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, एक एक प्रश्नों को समझिए और एक एक ऑप्शन को देख के तभी राइट आंसर की, नहीं तो आप जल्दबाजी कारण गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, जबकि आपको राइट आंसर पता होता है। देखिए, आप ध्यान रखना, ई कैपिटल में होना चाहिए, उसके बाद mc² आपका स्मॉल में रहेगा। ठीक, कभी कभी क्या करेंगे, आपको ए में ही दे देंगे, ऑप्शन ए में ही रख देंगे स्मॉल ई बराबर स्मॉल mc², तब वहां पर तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि जब स्मॉल ई है तब उसका मान ही बदल जाएगा। ठीक है, इसी यहाँ पर कैपिटल ई आपको देखकर राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था
करंट अफेयर का प्रश्न है कि होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने और कहां पर किया है। तो देखिए जो होमी जहांगीर भाभा कैंसर का अस्पताल का उद्घाटन सबसे पहले तो आप समझिए किसने किया, तो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कि कहां पर किया गया, तो ये पंजाब चंडीगढ़ में किया गया था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया था कि मैग्नस कार्लस का संबंध किस खेल से। तो देखिए जो मैग्नस कार्लस है इनका चेस से संबंधित है। ठीक है, ये एक चेस खिलाड़ी हैं, तो इनका संबंध किससे है, चेस से हो, जिसमें दो व्यक्ति खेलते हैं, आप देखते होंगे। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उस्ताद विलायत खान का संबंध किससे है। तो देखिए ये सब तो एकदम फेमस है, इनका नाम तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो उस्ताद विलायत खान का संबंध है ये सितार वादक यंत्र है। ठीक है, सितार वादक से इनका संबंध है, इसको तो सभी लोग सही कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका इलियास खान का संबंध पूछा गया था। तो देखिए इलियास खान का संबंध किससे था, तो सारंगी से था, ये भी सभी लोग सही कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मोपियन त्योहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए जो मोपियन त्योहार है यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोपियन त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अभी दोस्तों हम आपको जो मोपियन त्योहार हुआ, ये सभी जितने त्योहार हैं, जो भी नृत्य हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन देने वाले हैं। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन होता है ये राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखना द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। देखिए इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट देखे जाइए। अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के दिनांक के आदेश पर दिनांक 28/5/1990 के तहत की गई थी। अब देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहा है, आपसे पूछ सकते हैं कि देखिए भारत के संविधान के आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ है ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, ये प्रश्न यहां से बनता है, इसीलिए हमने यहां पर विस्तार किया है। तो आप ध्यान रखना अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, यहां पर हमने लिखा है अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इनमें से कौन अशोक की प्रांतीय राजधानी नहीं है। तो आप ध्यान रखना अशोक की सिर्फ और सिर्फ 4 प्रांतीय राजधानियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो हम आपको सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए अशोक के शिलालेखों से प्राप्त 4 प्रांतीय राजधानियां हैं कि कौन कौन सी प्रांतीय राजधानी है, इसको ध्यान रखना। राजधानी प्रांतीय राजधानी, एक है तोसली, दूसरा है उज्जैन जो कि पश्चिम में है, तोसली पूर्व में था, स्वर्णगिरी है जो कि दक्षिण में है, और एक तक्षशिला थी जो कि उत्तर में थी। ये 4 थे, लेकिन आपके ऑप्शन में प्रश्न में पूछा था कौन सी नहीं है, तो इन चारों के अलावा जो भी नाम दिया गया था वही राइट आंसर है। अब दोस्तों हमको पूरा भरोसा है कि आपके ऑप्शन में धौली का नाम जरूर दे दिए होंगे, क्योंकि इसको देखकर बच्चे ऑप्शन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो धौली नहीं थी, प्रांतीय राजधानी पूछे हैं। धौली तो राजधानी थी इनकी, लेकिन यहाँ पर प्रांतीय राजधानी की बात हुई, इसलिए धौली ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये धौली नहीं था, 3 चारों के अलावा जो भी नाम था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए बहुत आसान पूछा गया, जो भी थोड़ा भी अपना दिमाग लगाए होंगे सही कर देंगे। मराठा का 25% का नाम क्या था। जो मराठा सम्राट था उनमें मराठाओं के द्वारा एक कर लगाया जाता था कि आप अपनी जो उपज का 1/4 भाग देंगे, प्रदान करेंगे या फिर दे देंगे शुल्क के रूप में न। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था चौथा शुल्क। 25% क्या होता है, 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 भाग, तो आप ऐसे ही ऑप्शन देख के कर देंगे चौथा शुल्क। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा था ऐसी कृषि जिसमें मानव और पशु दोनों साथ में भोजन करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है मिश्रित या फिर रोपण खेती कर सकते हैं। इस खेती का नाम पूछा था जिसमें कृषि और मानव दोनों जिसके लिए उपयोगी हैं। तो ध्यान रखना मिश्रित और रोपण थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस पे हमारी नज़र नहीं पड़ पाती, जबकि ये जो एसएससी है इसका बहुत फेमस वो क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका चट्टान के प्रकार आपसे पूछे गए थे कि चट्टान के प्रकार नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम इनके चट्टान के प्रकार देख लेते हैं। एक है कौन सी, आग्नेय चट्टान, अगली है अवसादी, तीसरी है कायांतरित। ये तो तीनों चट्टान के प्रकार हैं। अब इन्हीं तीनों को जो छोड़ के दिया था वही राइट आंसर था, तो आपके ऑप्शन में शायद ऑक्सफोर्ड दे दिया था, वही आपका गलत था। ठीक है, तो वही चट्टान का प्रकार नहीं था, इसलिए वही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था यह मुंबई में किया गया था। देखिए 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, वर्तमान मुंबई जिसे कहते हैं, कोई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। अब आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, ये थोड़ा डीपली प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़े के उद्योग में वृद्धि से भारत में क्या प्रभाव पड़ा। जो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़े का उद्योग था उसकी वृद्धि से भारत में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए उसकी वृद्धि से भारत में क्या प्रभाव पड़ा था कि भारत से कपड़ा निर्यात करना मुश्किल हो गया था। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में आयातित भारतीय यानी जो ब्रिटेन से आने वाले भारतीय थे, इनके वस्त्रों पर उच्च शुल्क लगाए जाने के बाद
यानी इनके जो वस्त्र थे इस पे बहुत उच्च शुल्क, बहुत महंगे दाम लगाए गए, जिसके कारण से भारत से कपड़ों का निर्यात, यानी भारत निर्यात मतलब बाहर भेजना, आयात मतलब अपने देश में आना, तो निर्यात था, तो निर्यात मतलब जैसे भारत से कपड़ों को बाहर भेजना यानी बाहर सेल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो यही आपके ऑप्शन में भी था और ये आपका राइट आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न पूछा था कि देखिए हम किसी भी प्रश्नों को एकदम विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो पाए, ठीक है। हमको समय लगेगा बट आपको परेशानी ना हो। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए सबसे पहले समझिए, फ़ारेनहाइट में यदि आपको दिया जाए तो 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसी के बीच में होता है। और ये डिग्री सेल्सियस में हो तो 36.4 डिग्री सेल्सियस से 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। हो सकता है आपके ऑप्शन में दे दिया जाए 98.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट दे दे या फिर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस दे दे। तो इन्हीं में से जो आपका रहेगा वही राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 2023 के बजट में कारपोरेट टैक्स कितने प्रतिशत था या फिर कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखना 15% है। 2018 से लेकर 2023 तक का जो कारपोरेट टैक्स है बजट का वह 15% है। आप ध्यान रखना, कोई और नहीं करेंगे। और 2018 से 23 के बीच बाहर से कोई भी कारपोरेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखना। 2018 से लेकर 2023 तक का जो बजट में कारपोरेट टैक्स है वह ओनली 15% ही है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है सबको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे एक पूछा गया था कि बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या, तो इसको तो सबको पता है, बायोस्फीयर रिजर्व की टोटल संख्या है 18 वर्तमान में, ठीक है। एक प्रश्न पूछा था कि जो कि बायोलॉजी का प्रश्न है, फंगस किस में नहीं लगता है? तो आपके ऑप्शन में था ब्रेड था, चमड़ा था दूसरे में, तीसरे ऑप्शन में था अचार और चौथे में था उपयुक्त सही। तो देखिए इसमें उपयुक्त सही था क्योंकि फंगस जो है ये ब्रेड में भी लगता है, चमड़े में भी लगता है और अचार में भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि डिग्निटी का अर्थ क्या है। प्रश्न ऐसा था कि डिग्निटी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए डिग्निटी शब्द जो है यह व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करने वाला शब्द होता है, ठीक है। जो व्यक्ति की गरिमा है उसी को परिभाषित करने वाला शब्द डिग्निटी कहलाता है। हमने लेकिन इसको प्रश्न कैसे रखा है कि व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करने वाला शब्द कौन सा है, जिससे आप आसानी से समझ जाए। तो इसका ही जो है प्रश्न आपको बना दिया था जिसका आंसर है डिग्निटी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपसे फिर से पूछा गया है कि गैर नृत्य किस राज्य में जनजाति द्वारा की जाती है। जो गैर नृत्य है ये किस राज्य में जनजाति द्वारा, राज्य का नाम नहीं पूछा था आपसे, जनजाति ही पूछी थी, किस जनजाति द्वारा की जाती है, ठीक है, किस जनजाति द्वारा। तो ये भील जनजाति द्वारा की जाती है, आप ध्यान रखना, गैर नृत्य भील जनजाति द्वारा की जाती है। एक प्रश्न था एस्मिको कहाँ निवास करते हैं। जो एस्मिको है ये ग्रीनलैंड में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पर बर्फीले पदार्थ दिखे, जहाँ पर ठंड दिख पड़ती है, ये वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वहाँ के निवासी हो जाते हैं, ग्रीनलैंड के, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था। तो आप ध्यान रखना खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने? खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। और नेक्स्ट प्रश्न है 2020-21 के लिए भारत को किस आय वर्ग में रखा था। तो आपके ऑप्शन में था निम्न आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, उच्चतम आय वर्ग, निम्नतम आय वर्ग, जिसमें सही आंसर था निम्न आय वर्ग। 2020-21 के लिए भारत को निम्न आय वर्ग में रखा गया था। तो ये सभी आपके फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे। अब हम सेकंड प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछेंगे। देखिए यहां से शुरुआत थी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो आप ध्यान रखना केरल का रहा था, ठीक है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में। अब आपको ध्यान से देखिए एक प्रश्न और देख लीजिए पहले। जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर पूछ ली गई है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर 88% यानी 88% है। और ये प्रश्न नहीं पूछना था क्योंकि ये थोड़ा डीपली प्रश्न बन जाता है, ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है और अनुसार दिल्ली की साक्षरता कितनी थी? 88%। अब आप ध्यान से सुनेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, या फिर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, या फिर उत्तर प्रदेश का सबसे कितना लिंगानुपात नहीं था, ऐसा भी बन जाएगा। या फिर कौन सा सबसे छोटा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सबसे बड़ा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब जितने भी साक्षरता दर कितनी थी, कितनी कम थी, किस राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर थी, किस राज्य की सबसे कम साक्षरता दर थी। जैसे दिल्ली का जरूर देख लेना, एक बार लखनऊ का देख लेना, उत्तर प्रदेश का देख लेना, ठीक है। तो 2011 की जनगणना से जितने भी प्रश्न आप पढ़ सकते हैं सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। आपको एक प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार जरूर मिले। क्यों? क्योंकि यही सबसे लास्ट जनगणना थी और इसी से प्रश्न पूछा जाता है। और ये जनगणना हुए आज 10 से 11 साल हो गए हैं,
लगभग 12 साल बीत चुके हैं, ठीक है। इसलिए यहीं से प्रश्न पूछा है और इससे पहले नहीं पूछता क्योंकि तब तो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखना, जनगणना 2011 से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हमको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए इसी तरह हम आपको एक एक चीज़ों को डिस्कस करा देंगे, आप नोट्स कर सकते हैं उसको। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए जो शिव कुमार शर्मा है ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब आप कहेंगे सर हमको थोड़ा इससे भी संबंधित पॉइंट बताइए, हम इससे भी संबंधित आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताने हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, कुचिपुड़ी के लिए 1998 ईस्वी में किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसके लिए वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को सन 1988 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया या फिर इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि FRBM में F का क्या अर्थ है? तो इसमें F का अर्थ देखिए क्या होगा, हम पूरा पहले आप इसका बता देते हैं तब आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए जो FRBM है इसमें इसका पहले पूरा अर्थ देखिए आप, होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो इसमें F का देखिए अब आप समझ गए फिजिकल, और फिजिकल का क्या अर्थ होता है? वित्तीय है, वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि पट्टडकल के जैन मंदिर को किसने बनवाया? अब देखिए थोड़ा डीप प्रश्न है। तो देखिए जो पट्टडकल का जैन मंदिर था इसको द्रविड़ शैली के मानखेत के राजपूत द्वारा बनाया गया। इसका राइट आंसर था आपका कि राजा अमोघवर्ष प्रथम ने। किसने? पट्टडकल का जैन मंदिर राजा अमोघवर्ष प्रथम ने बनवाया था। जब राजा अमोघवर्ष प्रथम न दिया जाए तब ध्यान रखना कि कृष्ण द्वितीय ने बनवाया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, फिर से आत्मकथा पूछी गई है। इसके पहले किसकी पूछी गई थी? एक पूछी गई थी ना द फ्लाइंग सिख करके उनकी। अब आपसे पूछी गई है कि APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? अब APJ अब्दुल कलाम जी की पूछी गई, हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए। तो देखिए APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा थी विंग्स ऑफ फायर, यही इनकी बहुत फेमस आत्मकथा है, यही प्रत्येक एग्जामों में पूछी भी जाती है। नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया था। तो 1917 में एनी बेसेंट जी बनी थी। कौन? एनी बेसेंट जी बनी थी। कब? 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा था हिस्ट्री से कि टंका और जीतल नामक सिक्के किस शासक ने चलाए? तो ध्यान रखना जो टंका और जीतल नामक सिक्के चलाए थे इसको इल्तुतमिश ने चलाया था। फिर से आपसे एक अनुच्छेद देखिए, अब 17 पूछा गया है। इसके पहले कितना था? 61, अब अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 क्या है? तो अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अब हम आपको बताते, आप देखिए, आप चैनल पे जाइए, वहां पर हमने एक अनुच्छेद की वीडियो अपलोड की है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। उसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते हैं सभी को एकदम सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आप एक भी बार उसको देख लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं, तो आपको सभी अनुच्छेद एक ही बार में तैयार हो जाएंगे। इसलिए एग्जाम देने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। तो वहां से आपका जो है अनुच्छेद का एक भी प्रश्न, और प्रत्येक से में अनुच्छेद का एक प्रश्न पूछा ही जाना है, किसी भी अनुच्छेद को पूछ सकते हैं। और वहां पर हमने सभी इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर दिया है, एक एक चीजों को एकदम मतलब आपको समझाने का पूरा प्रयास किया हूं वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग किसे? अब देखिए पूछा गया था कि पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या फिर किसे प्रदान किया गया था? जिसका राइट आंसर था आपका अवनी लेखरा जी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश पीएम का नाम जिन्होंने 44 दिन में इस्तीफा दे दिया, या फिर ब्रिटिश पीएम का नाम बताइए जिन्होंने 44 दिन में अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। इनका नाम था लिज ट्रस, ठीक है। इन्होंने मात्र 44 दिन में इस्तीफा दे दिया है, इनको देना पड़ गया था मजबूरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए जो भारत का क्षेत्रफल है या पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और आपको और चीजें ध्यान रखना है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है, तो आप ध्यान रखना रूस का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। और जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जाए तो भारत राइट करके आना है आपको, ठीक है। अभी वर्तमान में हुआ है, आपका करंट का प्रश्न बन जाएगा। और यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप ध्यान रखना राजस्थान हो जाएगा। कुछ लोग हैं उत्तर प्रदेश कहेंगे, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इस टाइप से आप प्रश्नों को पढ़ के जाइए, तब आप एकदम राइट आंसर करके आएंगे, ठीक है। तभी कोई आपका एग्जाम निकल पाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका करंट अफेयर का प्रश्न बना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रेलवे नेट कार्बन 0% का लक्ष्य कब तक रखा गया है? हाल ही में देखिए रेलवे नेट कार्बन 0% का लक्ष्य रखा गया है, तो यह 2030 तक रखा गया है, ठीक है। उसको ध्यान रखना। और हाँ, प्रत्येक दिन हम एक करंट अफेयर की वीडियो लाते हैं, मात्र 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको संपूर्ण करंट अफेयर को एकदम विस्तार से समझा देते हैं। जब आप करंट अफेयर को देखेंगे ना, तो आपको स्टैटिक जीके या फिर आप किसी भी स्टेट की जीके हो या फिर स्टैटिक जीके आप जिसे कहते हैं, उसको पढ़ने
की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं वहाँ पर आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वर्तमान में वहाँ का कौन, कोई भी स्टेट है जैसे वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ का राज्यपाल, वहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, वहाँ पर कौन सा हमारे देश से वहाँ से कौन सा अभ्यास होता है, यानी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन आप करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखा करिए इंडिया क्लासेज पर, ठीक है, जो कि प्रत्येक सुबह 8 बजे अपलोड हो जाती है। वहाँ से आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बना था कि दिल्ली में कितने नगर निगम हैं जिनको मर्ज किया गया है। मर्ज मतलब कि उनको जो है थोड़ा और उनका विकास करना है, उनको अधिक तेज जो है थोड़ा गतिशील करना है, यानी विकास के मामले में उनको गतिशील करना है, बहुत अधिक उनका विकास कर देना है। ऐसा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया गया है, जिसका राइट आंसर था 3। और ये भी थोड़ा डीपली प्रश्न है, ठीक है। देखिए 2 दिल्ली के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, एक तो साक्षरता पूछी गई थी, अब ये पूछा गया जिनको मर्ज किया गया है, तो 3 थी संख्या। नेक्स्ट प्रश्न आपका वाकर कप का संबंध किससे है। तो देखिए जो वाकर कप है इसका संबंध गोल्फ से था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित, ये तो एकदम फेमस है, इसे सभी जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नोक्रेक उत्सव का संबंध किससे है। तो देखिए जो नोक्रेक उत्सव है यह मेघालय में फसल कटाई का त्योहार है, यानी जब मेघालय में फसल की कटाई होती है तब यह नोक्रेक उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका स्वराज पार्टी के गठन के समय पार्टी का अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो स्वराज पार्टी के गठन हुआ था उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे चतुरंजन दास। कौन थे? चतुरंजन दास। इसको ध्यान रखना। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं उसको थोड़ा आप नोट्स भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका बना था साबुन में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन के हिसाब से ही बताया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कुछ तत्व हैं जो पाए जाते हैं, जैसे वसा हुआ, कास्टिक सोडा हुआ, कास्टिक पोटास हुआ, ये सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसका एकदम एक्यूरेट आंसर आपको ऑप्शन के माध्यम से ही बताया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि जो कौन सा जोवियत ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले आप जोवियत ग्रह ही समझिए क्या है। जोवियत ग्रह वह ग्रह होते हैं जो मूल रूप से गैसों के बने होते हैं, जिनकी कोई ठोस सतह ही नहीं होती है, और ये जो मूल रूप से हाइड्रोजन हीलियम गैसों के बने होते हैं। कौन से? जोवियत ग्रह। और ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है जोवियत ग्रह हैं कौन कौन से। तो एक होता है बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण, यही 4 होते हैं। बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण, ये चारों कौन है? जोवियत ग्रह हैं। और पूछा था कौन नहीं है, तो आपके ऑप्शन में बुध दिया था या फिर मंगल दे सकते हैं, तो दोनों गलत हो जाएगा, तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना 4 ही जोवियत ग्रह हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि त्वचा के लिए कौन सा विटामिन है। तो त्वचा के लिए विटामिन ए आपका ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर था, जबकि विटामिन डी और के भी थोड़ा इस प्रश्न से रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए आपका ऑप्शन के हिसाब से सही है। कपास उत्पादन में नवंबर 2022 में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो गुजरात रहा। इसका जरूर ध्यान रखना, यह करंट अफेयर का प्रश्न है। कपास उत्पादन में 2022 में सबसे पहले स्थान पर कौन सा रहा है? गुजरात रहा है। चलिए सेकंड शिफ्ट का भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। थर्ड शिफ्ट के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, फिर से देखिए कि निम्न में से कौन शहनाई वादक है। तो ध्यान रखना बिस्मिल्लाह खां बहुत फेमस है, यह शहनाई वादक थे, इनका नाम आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर है। एक और प्रश्न है जो देखिए थर्ड शिफ्ट में थोड़ा 2 डीप प्रश्न पूछे गए थे, और इसको तो हम अपनी भाषा में कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड प्रश्न है। एक प्रकार से आप देखेंगे और एक प्रकार से देखेंगे जो बहुत अधिक मेहनत करने वाले हैं उनके लिए भाई कोई बात नहीं है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस 2 प्रश्न है। पहला तो यही है और एक और है, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए आर्यशील आयु वर्ग कौन सा है। तो ये 15 से 59 वर्ष को आर्यशील आयु वर्ग कहते हैं, यही आपका राइट आंसर था और आपके ऑप्शन में भी था 15 से 59 वर्ष की आयु, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है। तो देखिए मृणालिनी साराभाई तो एकदम फेमस है, इनको सभी जानते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है ये भरतनाट्यम और कथकली से है, और ये दोनों नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य नहीं है। भरतनाट्यम और कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना। और मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है इन्हीं नृत्यों में से था। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा था कि एलोरा का कैलाश मंदिर तोड़ने का आदेश किसने दिया। तो ध्यान रखना औरंगजेब ने दिया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के समय में सबसे अधिक मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया गया था। जितने मंदिरों का निर्माण हो रहा था उन मंदिरों को निर्माणों को रोक दिया गया था, और जितने मंदिर बन चुके थे उनको तोड़ दिया गया था, और इसने जो है बहुत अधिक मंदिरों को क्षति पहुंचाई थी, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया गया था, ठीक है। इसी के द्वारा कभी भी मंदिर से तोड़ने से रिलेटेड, क्षति पहुंचाने से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए आप वहां पर बेझिझक औरंगजेब को कर देना, क्योंकि 99% मंदिर इसी के जो है शासनकाल में तोड़े गए हैं और उनका काम रोका गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टेबल टेनिस की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है। देखिए ऊपरी सतह की लंबाई पूछी गई थी, तो देखिए इसकी होती है 9 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी, लेकिन आपसे ये सेंटीमीटर में पूछा जाए तब आप वहां पर राइट आंसर कर देना 2074, यानी 274 सेंटीमीटर। देखिए जब सेंटीमीटर में होगी तो 274 सेंटीमीटर, फिट में पूछी जाए तो ध्यान रखना 9 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी। अब देखिए इसका और विस्तार बताते हैं आपको। यदि लंबाई सेंटीमीटर में पूछी जाए तो 274 सेंटीमीटर, फिर से बता रहे हैं। चौड़ाई सेंटीमीटर में पूछी जाए तो 152.5 सेंटीमीटर होती है। आज आपसे लंबाई पूछी गई है, नेक्स्ट स्टेप में आपसे चौड़ाई जरूर पूछी जाएगी, ध्यान रखना 152.5 सेंटीमीटर होती है टेबल टेनिस की चौड़ाई।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछे थे कि गजनी ने भारत के किस मंदिर पर आक्रमण किया, तो आप ध्यान रखना सोमनाथ मंदिर पर, और सोमनाथ मंदिर पर इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया गया है। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया है, ठीक है, और गजनी ने भी सोमनाथ मंदिर पर ही आक्रमण किया था। नेक्स्ट आपसे देखिए प्रश्न पूछा गया था कहाँ से, जिसकी परिभाषा से प्रश्न था, ये था प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा से प्रश्न है। जो पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में, पर्यावरण की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो वहीं से प्रश्न था कि पत्तियों में भोजन बनने की वजह क्या है, तो क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है पत्तियों में, जिसकी वजह से जो है भोजन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो देखिए जो लखनऊ समझौता है ये 1916 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अभी हम आपसे लास्ट में सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, बीच में बात नहीं करना है, क्योंकि बीच में बात करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। हम आपसे लास्ट में 2 मिनट बात करेंगे और सभी को सुन के जाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है। देखिए फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया, यूरोपियन से बहुत देखिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सबसे पहले एक चीज़ और सुनिए कि वर्तमान में कहाँ के प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, किस देश के, वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, और कुछ ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को चेंज की है, कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनकी जो राजधानियाँ हैं। तो ध्यान रखना 2 राजधानियों में चीन भी आता है, ठीक है, और सॉरी ये 2 मुद्रा में आता है चीन की 2 मुद्राएं हैं। ऐसी चीज़ों को जरूर थोड़ा ध्यान देके जाए, हम उसको आपको अभी डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था, देखिए जो जॉर्जिया मेलोनी है ये इटली की प्रधानमंत्री है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न था आपका, भारत के संदर्भ में नेपाल की स्थिति क्या है। तो देखिए नेपाल की स्थिति मतलब जैसे जो हमारा मैप है उसमें एक तरफ देखिए भारत है और एक तरफ नेपाल है, तो वही पूछा कि भारत के संदर्भ में नेपाल की, तो नेपाल देखिए हमारा इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और ये बीच में से भारत बना है नक्शे में। तो देखिए इसका राइट आंसर था उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे फिर से एक पूरा नाम पूछा गया था कि आईवीएफ का पूरा नाम क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। इनमें से कभी भी आपसे एक का भी नाम पूछ सकते हैं, तो इसका पूरा नाम है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2022 में आरबीआई की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। जो आरबीआई रिपोर्ट दर अपनी पेश करती है उसका शीर्षक क्या रहा है, तो आरबीआई पेमेंट विजन रहा है। क्या, आरबीआई पेमेंट विजन करके था। नेक्स्ट प्रश्न है, पोमेल हार्स का संबंध किस खेल से है। तो जो पोमेल हार्स है इनका संबंध जिम्नास्टिक्स था। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस से दूसरा प्रश्न था, ठीक है। इस दोनों प्रश्नों को हम अपनी भाषा में आउट ऑफ सिलेबस ही कहेंगे, क्योंकि ये बहुत डीपली प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है वह कौन सा प्रतिबिंब है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है वह कौन सा प्रतिबिंब है, तो वास्तविक आभासी होगा। हो सकता है आपका ऑप्शन में सिर्फ वास्तविक दिया जाए तो वास्तविक भी राइट आंसर है, लेकिन पूरा आंसर आप लिखना वास्तविक और आभासी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, द जोया फैक्टर किसकी बुक है। तो देखिए फिर से बुक के बारे में पूछा गया है, एक ही शिफ्ट में 2 बुक, एक तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक पूछे गए, अब दूसरा पूछा गया है द जोया फैक्टर किसकी बुक है, तो ध्यान रखना अनुजा चौहान जी की है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस अब देखिए पूछा गया है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाए। तो हम प्रत्येक शिफ्ट में जब हम प्रत्येक दिन करंट अफेयर की क्लास लेते हैं तो हम प्रत्येक दिन का इंपॉर्टेंट डे बता देते हैं। आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, कल कौन सा था, इस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिए, 8 AM पर वीडियो आ जाती है सुबह में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भूताकोला नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए जो भूताकोला नृत्य है यह तमिलनाडु का नृत्य था आपका, ठीक है, यह तमिलनाडु से संबंधित था। नेक्स्ट था, हॉर्नबिल नृत्य का संबंध किससे है। तो इसको सभी भी अपन सही करे होंगे, नागालैंड का नृत्य था। देखिए नृत्य से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी हम इसके लिए डिस्कस करने वाले हैं। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। देखिए अब अनुच्छेद 44 सबसे पहले 61, फिर आपसे शायद 12 पूछा गया था, अब देखिए 44 पूछ लिया गया। तो अनुच्छेद जो 44 है इसका संबंध था समान सिविल संहिता से। कुछ अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 44 हुआ, 61 हुआ, 51 हुआ, 21 हुआ, 12 हुआ, 21 का क हुआ और 1 भी हो गया। तो इस टाइप के जो अनुच्छेद हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर हमने वीडियो में सभी चीज़ों को डिस्कस किया, आप वहाँ से सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं विस्तार से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, भारत में सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, MP में पाए जाते हैं। यदि फर्स्ट पूछा है तो MP हो गया। यदि पूछा जाए सबसे अधिक दूसरा स्थान किसका है, सबसे अधिक वन पाए जाने में किस राज्य का दूसरा स्थान है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश की। तीसरा स्थान पूछे जो छत्तीसगढ़, चौथा स्थान पूछ रहा है तो ओडिशा, पांचवा पूछ रहा है तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग बनाती है, यानी कोई भी नदी हो जब वो मैदानों में प्रवेश करेगी तो मोड़दार जो है एक मार्ग बनाती है, ठीक है, मार्ग मतलब रास्ता। तो उसी मार्गदार जो रास्ता बनाती है इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को विसर्प कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना विसर्प। और एक प्रश्न पूछा गया था कि मोटा अनाज नहीं है, तो इसमें 4 अनाज के नाम दिए गए थे, सोयाबीन था, गेहूं था और 2 कोई और अनाज भी थे। तो इसमें आपका राइट आंसर था गेहूं, क्योंकि गेहूं जो है ये मोटा अनाज नहीं होता, ये पतले अनाज में आता है।
तो इस प्रकार आपका गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों शिफ्टों से लगभग हमने 75 प्रश्नों को आपको सॉल्व करा दिया है, 75 प्रश्नों का राइट आंसर बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि किस टाइप से प्रश्न पूछे। हम आपका बस 2 मिनट लेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जो आपसे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य और वादक के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, किस यंत्र से संबंधित है, तो हम अभी वीडियो पर काम चल रहा है। आपको 2 दिन में वीडियो मिल जाएगी। एक वीडियो आएगी जिसमें लोक नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य और एक वाद्य यंत्र से संबंधित हो। 3 वीडियो आपको ये मिलेंगी जो कि आपकी एमटीएस एग्जाम के लिए स्पेशल बनाई जा रही है, जो कि आपके एकदम विस्तार से सरल शब्दों में और ट्रिक के माध्यम से कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सीख जाए, इस विषय पर वीडियो बनाई जा रही है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके लिए हम कुछ और वीडियो बना रहे हैं। जैसे आज हमने तीनों शिफ्टों को देख लिया, कल भी तीनों शिफ्टों को देखेंगे। इन 6 शिफ्टों को देखते हुए कुछ वीडियो का बनाया जाएगा जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन सभी सब्जेक्टों की एक वीडियो होगी मात्र, जिनमें लगभग 150 से 2 ही प्रश्न होंगे। कोशिश की जाएगी कम से कम प्रश्न बन सकें, क्योंकि देखिए शिफ्ट बहुत अधिक होंगे। लगभग आपका एग्जाम चलने वाला है, बहुत दिनों तक चल रहा है, जिसमें लगभग 40 से 45 शिफ्ट होंगे। तो इसलिए लगभग एक वीडियो में, जैसे मान लीजिए आपकी साइंस की वीडियो बनाएगी तो उसमें 200 प्रश्न हो सकते हैं, पॉलिटी में 100 प्रश्न ही रहेंगे, जियोग्राफी में 100 प्रश्न मिलेंगे आपको, और जब स्टैटिक जीके है इसमें 200 प्रश्न बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक है। एक शिफ्ट में 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें 200 प्रश्न हो सकता है, जियोग्राफी का 10 प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से बहुत अधिक प्रश्नों की संख्या नहीं रहेगी। लेकिन हम आपसे वादा करेंगे कि जब वो वीडियो आप देख के जाएंगे, जो कि आपकी एमटीएस एग्जाम के लिए स्पेशल हम बनाने वाले हैं, ठीक है, तो यदि आप उस वीडियो को देख कर जाएंगे तो आपका 99% प्रश्न वहीं से मिलेगा और आप उस प्रश्न को राइट आंसर करके आएंगे। किस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसा प्रश्न बनाया जा सकता है, या फिर कैसा प्रश्न आपसे पूछेंगे, एकदम सेम टू सेम प्रश्न आपको वहां पर छपे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी इस पर आपको वीडियो मिलेगी। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन होती है या फिर जो भी आपको अपडेट मिलेगी वो टेलीग्राम पर ही मिलेगी। जितने भी स्पेशल वीडियोस की अपडेट आएंगी सभी वहीं पर आएंगी, वो सभी वीडियो स्पेशल एमटीएस के लिए बनाई जाएंगी। आप ध्यान रखना है इसके लिए, और जरूर आपको देख के जाना है, क्योंकि वहां से आपको बहुत फायदा होगा। जब आप एग्जाम देंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होना है, सभी सब्जेक्टों पर काम चल रहा है। एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी, जो कि मात्र एक वीडियो लगभग आधे से 1 घंटे की होगी, बस उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन उसी में हम आपको वादा करते हैं कि आपका 99% को सही करवाएंगे, आपसे ही करवाएंगे, आप ही करके आएंगे और आप आके हमको बताएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा, बस इतना ही आपसे डिस्कशन करना था। टेलीग्राम लोग जो है चैनल डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, जिससे कि अपडेट आपको मिलती रहे। प्रत्येक दिन करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न है। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, आप प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्टों की एनालिसिस देखते रहिए, इससे आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कैसा प्रश्न बन रहा है, कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये सभी चीजें हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको भी सीखने को मिल जाए और आप सही टॉपिक को पढ़कर जा पाएं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।